भाई, हम सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डाउनफॉल रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी तक चलते रहा है। पर हमें यही नहीं पता कि क्या क्या रीजंस रहे उसके चक्कर में। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के डाउनफॉल के बहुत सारे रीजंस रहे। अभी करंटली उन्होंने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो बहुत अच्छी बात है। जैसा फुटबॉल फैन मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। पर जब हम इनके डार्क डेज की बात करें, हम इनके डाउनफॉल की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्या क्या रीजंस थे, और क्या इसके पीछे कोई एक जना है ब्लेम करने को, या बहुत सारे जने हैं, या मैनेजमेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब सर एलेक्स फर्गसन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ा था 2012-13 के सीजन के बाद, वो आखिरी टाइम था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग जीती। पर उसी साल, अगर कई लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि जो उनका सीईओ था डेविड गिल, उसने भी छोड़ा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिर्फ एक फुटबॉल मैनेजर को नहीं खोया, एक अपना एग्जीक्यूटिव लीडरशिप साथ में खो दी इन दोनों के जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम बात की जाए तो फुटबॉल स्ट्रक्चर की बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो उनके पास कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं था 2021 तक, ठीक है। 2012-13 के सीजन के बाद से लेकर 2021 तक उनके पास कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं था, ठीक है। ना उनके पास कोई मॉडर्न फिलोसफी थी फुटबॉल को लेकर। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ा, मैनचेस्टर सिटी जो उनका राइवल है, उनके मैनेजमेंट ने पेप गार्डियोला को साइन किया था एज अ मैनेजर, ठीक है, 2016 में। पेप गार्डियोला अपनी एक फिलोसफी लेकर आया था, एक अपना स्ट्रक्चर लेकर आया था, और उस बिलीव करा सिटी के मैनेजमेंट में। रही बात हम यूनाइटेड की बात करें, तो उनके पास कोई ऐसा मैनेजर आया ही नहीं, वो किसी को ऐसा साइन ही नहीं किया जो अपनी फिलोसफी लेकर आए, ठीक है। उनके जो डिसीजन मेकिंग थे बहुत स्लो थे। मैनेजर लेड रिक्रूटमेंट, जो उनके मैनेजर जिनको इन्हें साइन किया, वो कोई इतने तोप के नहीं थे। जैसे जोसे मेरिनो, मैं मान सकता हूँ आपने एक अच्छा साइन किया था, एक ओली सोल्सकर भी था तो अच्छा था, पर आपने इनको फिर लंबा वो नहीं दिया टाइम। 2-2.5 साल दिए उनमें। आपने जोसे मरीनो को देखा, उसने ट्रॉफीज जिताई थी, भले प्रीमियर लीग नहीं जिताई हो, पर लोकल ट्रॉफीज तो जिताई थी। लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजर को हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए विजन के साथ। जो अगर आपने देखा कि मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल का बहुत लोग मजाक बनाते हैं, पर इतने साल जब मिकेल आर्टेटा को उन्हें ट्रस्ट किया, उसने डिलीवर करा है। लास्ट ईयर का प्रीमियर लीग जीता है, ठीक है, लास्ट सीजन का आर्सेनल ने, ठीक है। ये विजन था, ये ट्रस्ट था अपने मैनेजर पे। मिकेल आर्टेटा ने ये प्रूव करा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड हमेशा से इम्पेशेंट रहे। उन्हें हमेशा से मैनेजर्स को जब भी साइन किया, उनसे चाहे कि वो हैंड टू हैंड रिजल्ट दे, वरना हम चेंज कर देंगे। यही कारण रहा है कि जब भी कोई नया मैनेजर आता है, वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता। और इसमें भी एक और बात यह है कि मैनेजर्स जब भी नए नए आए, वो अपने अपने खिलाड़ी साइन करे उनने, ठीक है। उनका बहुत इन्फ्लुएंस था ट्रांसफर मार्केट पे, साइनिंग्स पे। उनने ये खिलाड़ी चाहिए, तगड़ा फलाना बोले, फिर वो हट गए। और जो इन्हें साइनिंग करवाई थी अपने टेनियर में, अब वो साइनिंग किसी और कोच के अंडर खेलती है, वो वहां साइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो नया कोच आया, नया मैनेजर आया, वो नए खिलाड़ी ला रहे। तो इससे हो क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, रिटर्न कम मिल रहा है, ठीक है। और वो खिलाड़ी साइन भी नहीं कर पाए, ठीक है। ऊपर से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2012-13 से लेकर 2025 तक, 2026 का मैं नहीं बता रहा, 25 तक 2 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा साइनिंग्स पे खर्च करे, जिसमें एंथनी, पॉल पॉगबा, जेडन सांचो, हैरी मैगवायर, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी साइनिंग्स रही है, जिनका रिटर्न बहुत कम मिला है। मैगवायर को छोड़ के, है ना, किसी ने अपने प्राइस का पूरा वो जस्टिफाई नहीं किया, ठीक है। रही बात, आप देखोगे मैनेजर्स की, जो मैनेजमेंट ने जिनको साइन किया है, आप देखोगे उन्होंने मोइस को साइन किया था, फिर वेंगेल को साइन किया, फिर जूसे मरीनो को साइन किया, फिर ओली सोल्सकार को साइन किया, फिर रैगनिक को साइन किया, फिर टेन हैक को साइन किया था, और फिर एमरिम को साइन किया था, ठीक है। एमरिम भी सैक ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब माइकल कैरिक है, जिसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज अ मैनेजर।
और मुझे उम्मीद है वो इस सीजन में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिलवाएगा। ठीक है, हम बात की जाए रिक्रूटमेंट की, इतनी बड़ी साइनिंग्स करी, इतने सारे खिलाड़ियों को लाए, पर ये वो लॉन्ग टर्म विजन के खिलाड़ी नहीं थे ना, इनके पास वो टैलेंट था कि वो बड़े स्केल पर आके हैंड टू हैंड शाइन कर पाए, और इनको टाइम भी दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि कुछ मैचों बात हटा दिया, इनको टाइम दे दिया, नहीं चले। इससे पता चलता है कि इनका जो विजन है वही खराब था खिलाड़ी शाइन करने का। ठीक है, और हम बात की जाए फैसिलिटीज की, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि खराब है ये है, तो मैं आपको बताता हूँ इनका जो ट्रेनिंग ग्राउंड कैरिंगटन है वो आउटडेटेड है। ठीक है, एज कंपेयर टू मैनचेस्टर सिटीज और लिवरपूल और इन लोगों के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में। ओल्ड ट्रैफर्ड का हम सबने हाल देखा है, बहुत सारी क्लिपें देखी है, कैसे बारिश हो रही होती है जब वहां पे, तो पानी गिर रहा है सीटों पे, सीटें खराब है, वो सब। ठीक है, जिसमें इनके जो राइवल्स रहे उन्होंने हमेशा से मॉडर्न फैसिलिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया, उन्हें अपने ग्राउंड पे अप्लाई किया, अपने मैनेजमेंट में अप्लाई किया है। और आपको याद होगा कि 2022 में रोनाल्डो ने क्रिटिसाइज किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेते हुए कि बहुत ही कम बदले वो। ठीक है, 2009 में जब उसने छोड़ा था और जब 2021 में वो रिटर्न किया, उसने बोला था कि बहुत ही कम बदले वो लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज किया, स्पोर्ट्स के साइंस को वो किया, मॉडर्नाइजेशन को वो किया, इसने सब चीज को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसने ऐसा वहां जाके देखा, वो खिलाड़ी रह चुका जब उसने छोड़ा था और जब उसने वापसी करी तो बहुत ही कम चेंज आया था। ठीक है, हम बात की जाए अब ओनरशिप की, अगर जो बात नहीं करते लोग, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ग्लेशियर हमेशा से डेप्थ में रहे 2005 की टेक ओवर के बाद से। ठीक है, उन पर अभी भी डेप्थ है। फैन ने बहुत प्रोटेस्ट करे उस चीज को लेकर भी, पर फैंस की कौन नहीं सुनते, ये लोग आज तक नहीं सुने। ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया है कि फेल फुटबॉल डिसीजंस लिए गए ट्रांसफर को लेके, मैनेजमेंट को लेके, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अपना आइडिया देते हैं, तो उनको इग्नोर मारते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस रहे। ठीक है, रही बात रिजल्ट की, इनने अपनी मर्जी की चलाई, उसका डिसीजन देख सकते हैं। आखिरी प्रीमियर लीग सर एलेक्स फर्गसन के अंदर जीती थी 2012-13 के सीजन में। उसके बाद कोई लीग टाइटल नहीं आया, चैंपियंस लीग में अंदर बाहर उतरे, कंसिस्टेंट रहे नहीं। तो इससे बहुत सारे रीजंस रहे। मैं अगर आप किसी को एक जगह को आप फ्रेम करना चाहोगे तो वो हो नहीं सकता। मैनचेस्टर का डाउनफॉल है ना, उनके मैनेजमेंट ने, उनके ओनर्स ने करा है, खुद रहे अपने हाथों से। ना उनने मैनेजर्स को ट्रस्ट किया, ना उनके पास कोई फिलोसफी थी उसकी, लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं आया। आपको याद होगा जब सर एलेक्स फर्गसन आए थे, उनको साइन किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो वो बहुत ही पेशेंट थे उनके साथ। हारते उनने एंड टू एंड कोई ट्रॉफी नहीं जितवाई थी, उन्हें 4-5 साल लगे थे ना, पर फिर उसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिले। ये ही पेशेंट अगर हम अब दिखा दे, अगर माइकल कैरिक जो हमारा करंट मैनेजर है, तो हमें भी ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे मिकेल आर्टेटा को ट्रस्ट कराया आर्सेनल ने, तो हमें रिजल्ट देखा, हमने एक प्रीमियर लीग जीता, पेप गार्डियोला। ठीक है, तो हमें अपने मैनेजर को ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो साइनिंग्स है ना, वो हमेशा मैनेजर के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, स्पोर्टिंग डायरेक्टर और जो टीम होती है ना मैनेजमेंट, उनको करना चाहिए, जैसे बाकी लोग टीम करती है। वो साइनिंग्स को देखती है, फिर कोच को बताती है कि हमने ये साइनिंग है, फिर कोच बताते हैं हाँ ये ले सकते हैं। कोच अपनी मर्जी से सामने से प्लेयर बताते हुए आ रहा है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, सामने से, तो क्लब तो मान लेगी क्योंकि क्लब का तो मैनेजर है। ठीक है, वो मान लेते, फिर वो साइनिंग चलती नहीं है। ठीक है, एनालाइज करके साइन करना पड़ता है ना। अब इसमें बहुत सारी रीजन रहे, हम कमी निकालना चाहेंगे तो और भी निकल जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर डिसीजन से मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जिनने उनके पांव पे कुल्हाड़ी मारी। बाकी आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के डाउनफॉल का और कौन से रीजन हो सकते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को प्लीज। थैंक यू।